लास्ट वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि अगर कहीं पर जो है दो ऑब्जेक्ट होता है तो फिर वे दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और किस फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, इसे हम बताने के लिए यूज करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स के पास जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो फोर्स को जो है हम पूरी तरह से एक्सप्रेस करने के लिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताने के लिए हम न्यूटन्स लॉ का स्केलर फॉर्म यूज नहीं करते हैं, हम यूज करते हैं वेक्टर फॉर्म। तो आज हम जो है इसके वेक्टर फॉर्म पे ही चर्चा करेंगे। तो यहां पर देखें तो ये दो बॉडी हो गया, एक का मास m1 है, दूसरे का मास m2 है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है r। अब ये जो न्यूटन्स लॉ है वो ये कहता है कि यहां पर ये जो m1 है इसे जो है m2 अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, सो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। तो चलिए मान लेते हैं कि ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है ये फोर्स है F। अब उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ ये जो m1 है ये m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर जो फोर्स होगा वो भी होगा F, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी होगा F, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दोनों को जो है एज वेक्टर हम जो है यहां पर सेम नाम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड भले ही सेम है लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे का अपोजिट है, तो एज वेक्टर ये दोनों सेम नहीं है, तो हम यहां पर अलग अलग नाम देंगे। हम कहेंगे कि फोर्स ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट ड्यू टू सेकंड ऑब्जेक्ट एज वेक्टर, और हम इस फोर्स को क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि फोर्स ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट ड्यू टू फर्स्ट ऑब्जेक्ट एज वेक्टर। तो अब अगर हमें यह बताना हो कि इन दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, देखिए दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, तो हम इसके मैग्नीट्यूड को कैसे बताएंगे, हम बताएंगे कि यहां पर ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है F ये बराबर होगा, यहां पर ये बराबर होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि होगा यहां पर G, फिर इन दोनों मास का प्रोडक्ट m1 इंटू m2, सो m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाय यहां पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो ये क्या है, ये इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है। लेकिन फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर हम जब वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, अगर हम चाहे इसे रिप्रेजेंट करें या फिर हम इसे रिप्रेजेंट करें, तो जब हम इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना होगा। तो अगर मैं यहां पर इस फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, वेक्टर F12 को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, चलिए यहां पर ये हो गया वेक्टर F12। सो इस फोर्स का ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, लेकिन इसके पास एक डायरेक्शन भी होगा, तो वो डायरेक्शन हम पता करेंगे। तो मैं यहां फिर अभी लिख दे रहा हूं, ये होगा डायरेक्शन 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 ऑफ वेक्टर F12। सो हमें यहां पर डायरेक्शन बताना है। हम इसके डायरेक्शन को बताएंगे कैसे, हम इसके डायरेक्शन को पता कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिए आप, यहां पर ये जो फोर्स है F12, ये जो फोर्स है ये देखिए कि ये इस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है वो ये वाला डायरेक्शन है ये। और अगर मैं यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे, ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि m2 का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू m1। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर r21। तो ये हो गया एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और इसका जो डायरेक्शन होगा इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन जो है इस फोर्स का भी होगा। ध्यान से देखें तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r21 है इसका डायरेक्शन क्या है, इसका डायरेक्शन ये है, और फोर्स भी F12 जो फोर्स है ये भी ध्यान से देखें तो ये भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, तो दोनों का सेम डायरेक्शन हो गया। तो हम इसे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। तो यहां पर इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसे हम कहेंगे कि ये है वेक्टर r21 का मैग्नीट्यूड, और इसका जो डायरेक्शन होगा वो होगा r21 कैप। तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये हो गया
क्या, ये हो गया इसका, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन। सो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर R21। तो अगर मैं इसके जगह पर इसे रख देता हूं तो फिर इस फोर्स को जो है मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे हम लिखेंगे वेक्टर F12 ये बराबर होगा G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और यहां पर हम लिखेंगे R21 कैप। तो अब इस फोर्स को देखें, इस फोर्स को, तो ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसका डायरेक्शन। तो अब इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, देखें इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि वेक्टर R21 ये बराबर होगा यहां पर देखें इसके, सो ये बराबर है इसका जो मैग्नीट्यूड है जो कि है वेक्टर R21 का, ये हो गया मैग्नीट्यूड, और इसका यहां पर ये हो गया डायरेक्शन। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये जो R21 कैफ है जो कि यूनिट वेक्टर है, ये सिर्फ इसके डायरेक्शन को बता रहा है। तो ये बराबर हो जाएगा यहां से, ये बराबर हो जाएगा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय इसका जो मैग्नीट्यूड है ये, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21। तो यहां से जो है इसके जगह पर जो है अब हम इसे लिख सकते हैं। तो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा यहां से G M1 M2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, और इसके जगह पर हम लिखेंगे यहां पर वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय इसी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया। अब देखिए आप यहां पर ये जो R आपको दिख रहा है ये है क्या, यहां पर ये जो R है ये है क्या, ये इन दोनों मास के बीच का डिस्टेंस है। दैट मीन ये जो आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिख रहा है इसी का ये मैग्नीट्यूड है। तो हम इस R के जगह पर और क्या लिख सकते हैं, देखें अगर यहां पर मान ले कि यहां पर मास, इस जगह पर मास M1 है और यहां पर मान लेते हैं कि मास M2 है, और यहां पर इनके बीच का ये जो डिस्टेंस आपको दिख रहा है ये है R। सो यहां पर ये जो डिस्टेंस है ये है R। तो यहां पर हम दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। एक यहां पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ऐसे, M1 से M2 की ओर, ये है क्या, ये बता रहा है M2 का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू M1। तो हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर R21 से। और हम एक और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, वो कुछ यहां पर ऐसे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, ये बताएगा M1 का डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू M2। तो हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर R12 से। और दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, इसका और इसका, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, वो R ही है। तो यहां से हम ये कहेंगे कि ये जो R है, यहां पर ये जो R है ये बराबर होगा वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड, और यही बराबर होगा वेक्टर R12 का मैग्नीट्यूड। तो अभी हम R के जगह पर हमारे पास ये लिबर्टी है कि हम चाहे इसे रखें चाहे इसे रखें, लेकिन यहां पर देखें तो ये वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड है। तो बेहतर होगा अगर R की जगह पर मैं इसे पुट करता हूं, तो मैं इसे लिखूंगा R की जगह पर। तो यहां से हमें आगे मिलेगा वेक्टर F12 ये बराबर हो जाएगा यहां से G M1 M2 डिवाइडेड बाय R की जगह पर तो हम ये वाला वैल्यू पुट कर रहे हैं। सो यहां से ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R21, और फिर यहां पर ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर भी होगा यहां पर, और फिर यहां पर होगा वेक्टर R21 डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म। सो यहां पर ये हो गया वेक्टर R21 का मैग्नीट्यूड। अब देखिए ये स्क्वायर है और वही टर्म ये भी है, तो यहां पर ये हो जाएगा क्यूब। सो यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये हो जाएगा यहां से
ये हो जाएगा यहां से G m1 m2 डिवाइडेड बाय यहां पर वेक्टर r21 का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब, और यहां पर बचा रहा ये वाला टर्म वेक्टर r21। तो यहां से हमें ये मिला कि ये जो फोर्स है ये बराबर है इसके। तो अब ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड फोर्स का, और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली सेम इस फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। लेकिन हम इसे एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या है? वो यहां पर ये है कि ये जो वेक्टर है और ये जो वेक्टर है दोनों का मैग्नीट्यूड देखें तो वो सेम है, लेकिन दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे का अपोजिट है। यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ये निगेटिव वेक्टर है। दैट मीन हम यहां से ये लिख सकते हैं कि वेक्टर r21 ये बराबर होगा निगेटिव, यहां पर माइनस साइन लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे वेक्टर r12। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके जगह पर हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखिए हमें क्या मिलेगा। यहां से हमें आगे मिलेगा कि ये जो वेक्टर f12 है ये बराबर हो जाएगा यहां पर G m1 m2 डिवाइडेड बाय वेक्टर r21 का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब, और फिर हम जो है इसके जगह पर जो है हम इसे पुट करेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर r12 और हमें यहां पर एक नेगेटिव साइन अपेंड करना होगा। तो हम इस नेगेटिव साइन को जो है हम यहां पर भी लिख सकते हैं इस जगह पर। तो अब यहां पर ये हो गया इसका न्यूटन्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। अब ये देखिए फार्मूला हमें क्या बताता है। इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो तो ये हो गया, और डायरेक्शन कौन सा होगा? डायरेक्शन होगा यहां पर इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वेक्टर r12 का जो डायरेक्शन होगा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन इस फोर्स का होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखें तो एक नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर आप यहां पर देखें तो जो वेक्टर r21 का डायरेक्शन है इसका तो ये डायरेक्शन है, और वेक्टर r12 का डायरेक्शन क्या होगा? अगर आप उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो यहां पर कुछ ऐसा होगा इस डायरेक्शन में। हमने यहां पर ड्रॉ किया है, उसका जो डायरेक्शन है वो ये वाला है। सो यहां पर वेक्टर r12 का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है। और फोर्स देखें, ये जो फोर्स है वेक्टर f12 इसका डायरेक्शन क्या है? इसका डायरेक्शन यहां पर ये है। तो दोनों का जो डायरेक्शन है इसका और ये जो फोर्स है इसका, देखिए दोनों का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। सो यहां पर ये जिस डायरेक्शन में होगा एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में इस फोर्स का डायरेक्शन होगा। दैट्स व्हाई यहां पर नेगेटिव साइन है। तो इसी तरह से जो है हम वेक्टर f21 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसके लिए जो फॉर्म होगा यहां पर, ये होगा यहां पर वेक्टर f21 ये बराबर हो जाएगा यहां पर नेगेटिव G m1 m2 डिवाइडेड बाय यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर r12 का जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यूब, और यहां पर ये हो जाएगा वेक्टर r21। सो ये हो गया ये वाला फोर्स वेक्टर f21 के लिए। तो ये हो गया न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वेक्टर फॉर्म।